सदन में सत्ता पक्ष की ओर से कैसे विपक्ष पर बयानों के वार किए गए हैं, कैसे बीजेपी के बड़े वक्ताओं ने बिल के पक्ष में अपने तर्क पेश किए, विपक्ष पर निशाना साधा है, उससे आज करते हैं जनहित की शुरुआत। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये this polity has to be understood, and I will tell you, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। किसने आपको संपत्ति दी, किसने आपको संपत्ति दान की, किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। सत्ता पक्ष के चेहरों को आपने सुन लिया। सत्ता पक्ष के नेताओं को विपक्ष की तरफ से जवाब मिला है। सदन में कई मौके ऐसे आए जब खूब बवाल हुआ। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। किन शब्दों के जरिए विपक्ष ने बयानों के बाण चलाए हैं, अब उसे देखिए। जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है, ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाए आज के बिल का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया। अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए और पूरी दुनिया
नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी जबरदस्त आज चर्चा परिचर्चा देखने को मिली है और राज्यसभा में वोटिंग जैसे ही शुरू होगी, अब धीरे धीरे करीब वो समय भी आ रहा है, आपको लेकर चलेंगे। अभी बात आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं लोकसभा की। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में जो बहुमत का गणित था उसमें काफी जोड़ घटाव किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी के साथ ही सेकुलर नेताओं की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, सदन में उनकी संख्या को लेकर काफी रिसर्च किया जा रहा है। जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल पास कराने के जिम्मेदार ये 4 चेहरे हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एलजेपीआर के चिराग पासवान और आरएलडी के जयंत चौधरी। भारतीय राजनीति में इन चेहरों को सेक्युलर राजनीति के लिए जाना जाता है। विचारधारा के नाम पर सियासी पलटबाजी के लिए चारों पार्टियां कुख्यात भी मानी जाती हैं। लोकसभा का अंक गणित कहता है कि कुल 520 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इनमें से सरकार के पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में पड़े वोटों की संख्या 232 रही, यानी पक्ष विपक्ष का अंतर 56 वोटों का था। अब 4 सेकुलर नेताओं को इसके लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसे समझिए। बिल के पक्ष में जो वोट पड़े हैं उनमें टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, एलजेपीआर के 5, आरएलडी के 2 सांसदों ने वोट किया। इन चारों का जोड़ होता है 35 का। अब बिल का विरोध कर रहे लोग ये कह रहे हैं कि इन चारों का वोट अगर बिल के खिलाफ हो जाता तो विपक्ष की संख्या 232 प्लस 35 यानी कि 267 हो जाती। पक्ष में 288 माइनस 32 अगर आप कर दें तो उनका हो जाता 253 वोट और बिल पास नहीं हो पाता। यानी ये 4 दल बिल के खिलाफ खड़े हो जाते तो फिर 14 वोटों से बिल गिर जाता। इसी अंकगणित के सहारे बीजेपी के साथ वाले इन चारों सेकुलर नेताओं को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ इन्होंने धोखा किया है। इन चारों के बारे में ऐसा कहा क्यों जा रहा है, अब उसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, अतीत के पन्नों को पलटना होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तो सियासत में पलटीबाज की मारो पीएचडी हासिल हो। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो खुद को सेकुलर बताने के लिए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बाद में लालू यादव से हाथ मिला लिया। एलजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस पार्टी के संस्थापक रहे। 2002 में रामविलास केंद्र में मंत्री थे। गुजरात दंगों के नाम पर उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से। अब उन्हीं के बेटे चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते फिरते हैं। केंद्र में मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह तो पलटने के लिए ही मशहूर थे। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ आना जाना उनका लगा रहा। जाट मुस्लिम राजनीति की बात जयंत करते रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश का साथ छोड़कर वो बीजेपी में के साथ आ गए थे। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या ही बताया आपको, कभी एनडीए के संयोजक हुआ करते थे, 2018 में मोदी का साथ छोड़कर कांग्रेस के करीब चले गए। 2024 में फिर से बीजेपी के पास वापस लौट आए। मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि टिक कर एक जगह राजनीति करना इन नेताओं और इन दलों ने सीखा नहीं है। अपनी सियासत के लिए खुद को बदलते रहे हैं, खुद को मुसलमानों का हिमायती भी करार देते रहे हैं। अब बारी बारी से एक एक चेहरे की पूरी केमिस्ट्री समझाते हैं। आखिर क्यों इन्होंने मोदी के लिए मुसलमानों से दूरी बनाना बेहतर समझा। शुरुआत नीतीश कुमार से। बिहार में जो सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। में कोई दो राय नहीं है कि 20 साल के इतिहास में जितना ना माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, मैं सच्चा सिपाही होने के नाते, जदयू का एक छोटा सा करकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ, इसे एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, जो हक बोलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई नाराजगी जरूर है कि बातें नहीं मानी गई। जदयू में अब देखिएगा भगदड़ में नीतीश कुमार जी कैसे मतलब सहमत बीमार हैं, उनको 2-4 लोग जो है अपने बस में कर लेते हैं, वरना नीतीश कुमार ऐसा फैसला नहीं ले सकते। बिल पेश हुआ है, पास हो गया। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए। एक मीटिंग बहुत जल्द होगी, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए।
जेडीयू तो एक्सपोज हो गई। जेडीयू के नेताओं के अंदर भारी नाराजगी है और भारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो जेडीयू को बचाना अब मुश्किल है। कोई कह रहा है कि नीतीश की सियासत का अंत हो गया है, किसी का कहना है कि नीतीश ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया, कोई जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी कर रहा है। इतने कड़े बयान आ रहे हैं, इस तरह से नीतीश की भूमिका और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले कल लोकसभा में जेडीयू के ललन सिंह ने जो बयान दिया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह काम हुआ। आप कहां खड़े हैं? इस बयान ने बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम नेताओं की तमाम उम्मीदों को धराशायी कर दिया। जबकि पिछले हफ्ते पटना से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो सस्पेंस को बढ़ा रही थीं। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था मानो नीतीश वक्फ के नाम पर पलटने की प्लानिंग कर रहे हैं। रमजान के आखिरी दिनों में नीतीश कुमार टोपी लगाकर हर इफ्तार में नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों ने बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नीतीश को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि नीतीश भारतीय राजनीति के वो नेता हैं जो कब क्या कर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। कब वो पलट जाएंगे, कब वो नहीं पलटेंगे, इसकी सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में वक्फ बिल की चर्चा के बीच पिछले हफ्ते उनकी ये अलग अलग तस्वीरें चर्चा में रहीं, लेकिन कल उन्होंने तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया। वक्फ बिल पर मोदी के लिए मुसलमानों से दूरी बनाना बेहतर समझ लिया। जबकि यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक वक्त में मुस्लिमों का रहनुमा बनने के लिए बीजेपी से 17 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ लिया था। वो सवाल मुसलमानों का ही था जब नीतीश बीजेपी से दूर हो गए थे। वजह बनी थी ये तस्वीरें। साल था 2009 का लोकसभा चुनाव। लुधियाना में एनडीए की रैली थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कह रखा था कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। लुधियाना की उस ऐतिहासिक रैली में जब मंच पर मोदी ने नीतीश का हाथ उठाकर भीड़ के सामने अभिवादन किया तो मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। और ये तस्वीरें भारतीय राजनीति की कभी ना भूलने वाली तस्वीरों में से एक हो गई थी। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए बिहार नहीं गए। 2010 में जब लुधियाना वाली तस्वीरें पटना के अखबारों में किसी बीजेपी के शुभचिंतक ने छपवाई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के सम्मान में दिया भोज रद्द कर दिया था। नीतीश ने बीजेपी के साथ रहते हुए मोदी से दूरी बनाकर खुद को बड़े सेकुलर नेता के तौर पर स्थापित किया था। नतीजा हुआ कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। उस चुनाव में कुल 19 विधायक बिहार में जीते थे। इनमें जेडीयू से 7, बीजेपी से 1, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 3, एलजेपी से 1 विधायक सदन पहुंचे थे। जेडीयू से इतने मुस्लिम विधायक उस समय के अलावा फिर कभी नहीं जीत पाए। तब माना गया कि मुस्लिमों के लिए नीतीश ने जो काम किए हैं उनकी सेकुलर छवि का नतीजा है कि उस पर पसमानदा मुसलमानों ने आंख बंद कर भरोसा किया। और इन्हीं मुस्लिमों का रहनुमा बनने की चाहत थी कि नीतीश कुमार ने 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनते ही बीजेपी से 17 साल पुरानी अपनी दोस्ती को तिलांजलि दे दी। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। कभी आरजेडी के साथ तो कभी जदयू के साथ आना जाना लगा रहा। 2020 में जदयू से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों का वोट एनडीए को बहुत नहीं मिला था। पिछले साल किशनगंज में जदयू का एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गया था। जदयू ने कहना शुरू किया कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।